नमस्कार। ज्योतिष के संसार में दो महर्षि बहुत महान देन रखते हैं, महर्षि पाराशर और महर्षि जैमिनी। महर्षि पाराशर ने जहां ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्र से हमें परिचित कराया, तो ज्योतिष जो जैमिनी द्वारा बताए गए उसमें राशियों की गणना की गई। उन्होंने लगभग 1100 सूत्रों के द्वारा पूरा फल कथन सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा। ये सभी सूत्र आज भी व्यवहारिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस पद्धति में केवल राशियों के आधार पर सारा ज्योतिष निर्धारित होता है। जैमिनी में एक से अधिक कई दशाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक दशा, नवांश दशा आदि का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इनमें से चर दशा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। जैमिनी ज्योतिष में राहु केतु को छोड़कर सभी 7 ग्रहों को 7 कारकों में बांटा गया है, जहां पद्धति के अनुसार कारक स्थिर नहीं होते। सभी 7 ग्रहों को उनके अंशों के आधार पर कारक का रूप वर्गीकृत किया गया है। किसी भी ग्रह को कोई भी भाव का कारक बनाया जा सकता है या वो बन सकता है। मोटे तौर पर जैमिनी को 4 अध्याय में व्यवस्थित भी किया गया है। पहले में लग्न जैसे कारकांश, आरूढ़, उपपद, नवांश आते हैं। द्वितीय में आयु, रोग, व्यवसाय, संतान और जीवन साथी का परिचय मिलता है। तीसरे में मृत्यु और उसकी प्रकृति के कारण हमें पता चलते हैं, और चौथे में पूर्व जन्मों का विवरण भी हमें दिखाई देता है। जैमिनी ज्योतिष की तकनीक इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि जातक वास्तव में क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से वह क्या बनेगा, जीवन में कौन सा काम करेगा, जातक मानव जाति पर अपनी क्या छाप छोड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर अन्य प्राचीन ज्योतिषियों की तुलना में महर्षि जैमिनी ने अधिक सटीक रूप से संबोधित किया है। इस पद्धति में राशियों का प्रमुख स्थान होता है और ग्रहों की गणना केवल कारकों के रूप में की जाती है। जहां जातक का जन्म विवरण उपलब्ध नहीं है, तो भी जैमिनी ज्योतिष द्वारा भविष्य गणना करना संभव होता है। जैमिनी सूत्रों द्वारा फलित गणना करने में बहुत कम लोग ही सटीक माने गए हैं। भारतीय विद्या भवन में श्री के एन राव जी द्वारा इस विषय पर बहुत सटीक और बारीकी के साथ समझाया गया। आज हमारे साथ श्रीमती अकीला कुमार मैडम हैं, जो जैमिनी ज्योतिष में एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हैं। आज हम इनसे जैमिनी ज्योतिष की बारीकियों को जानेंगे और इस विषय को अधिक समझते हुए इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संभव ज्योतिष की इस ज्योतिषीय श्रृंखला में। सेशन नमस्ते। शुरू करने से पहले मैं अपने मेरे साथी श्री धर्मरान शर्मा जी, उनका परिचय आपको करा देता हूं। मेरे साथ तरुण रोड़े जी हैं। सेशन शुरू करने से पहले जैसे कि हम जानना चाहते हैं, आपका ज्योतिषीय यात्रा क्या रही, भारतीय विद्या भवन के साथ आप कैसे जुड़े, श्री राव के साथ आप किस प्रकार संबंधित रहे, ज्योतिषीय गणनाओं में उन्होंने कौन से गूढ़ सूत्र आपको दिए, इस पर भी जरूर आप प्रकाश डालिए। नमस्कार। ज्योतिष के यात्रा के लिए आपने जैसे पूछा, ज्योतिष की यात्रा इतनी लंबी है, या लंबी यात्रा उम्र के हिसाब से लंबी है, बट देन अपने मैं तो अपने जो इस यात्रा को बहुत छोटा ही समझती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने 1982 में श्री सीतारामैया जी, स्वर्गीय श्री सीतारामैया जी से मीना नाड़ी ज्योतिष सीखा था। एंड उनके आशीर्वाद से अच्छा खासा, मतलब सब अच्छा ही ज्ञान मिला। एंड उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया भारतीय विद्या भवन में जाके सीखने के लिए। एंड वैसे ही मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब भी इन्हीं ज्योतिष के प्रवीण हुआ करते थे। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला उनसे सीखने के लिए, पर मेरे गुरुजी श्री सीतारामैया जी, उनके कहने पर भारतीय विद्या भवन में मैंने श्री राव सर के मार्गदर्शन में तो फिर आ ही गई। उनके आशीर्वाद पूरी तरीके से प्राप्त हुआ।
उनका ये कहना था कि जर्मनी का कोई अगर बुरी से ही मतलब वहां से शिक्षा तो प्राप्त किया था। एंड सर ने कहा था कि मतलब जैमिनी ज्योतिष में तो कोई आगे आ जाओ पढ़ने के लिए। नॉर्मली सभी लोग पराशरी के और ही ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। फिर सर ने कहा कि मतलब जैमिनी ज्योतिष में कोई आ जाए करने के लिए। मुझे पहले ही उसमें बहुत रुचि था जैमिनी ज्योतिष का, उसको देखते ही एकदम अट्रैक्शन लगा, तो उसी में कुछ करने को बहुत ही मन था। तो मैंने वहां पर 1988 में ज्वाइन किया था पाठ्यदिया भवन में। तो उसी टाइम में वो जो 2 साल के दौरान ही अरे एक जो जेंडर डिटर्मिनेशन के ऊपर भी काम किया, वो भी जैमिनी के थ्रू ही किया। उसके बाद मातृकारक को रख के वहां पर भी उसी से ही करा था। तो उसमें सर ने कहा बहुत ही अच्छा हुआ ये, तो इसको आगे बढ़ाओ। तो उसी से जैसे जर्नी शुरू हुआ। फिर रिसर्च वगैरह करने के बाद 1998 में वहां पर फैकल्टी में आई। तो वहां से मेरा जो यात्रा है वो शुरू हो। मैडम बहुत सुंदर। और अधिक समय ना लेते हुए मैं श्री धर्म नारायण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो जैमिनी ज्योतिष के कुछ विचार आपके साथ साझा करेंगे, आप उन पर जरूर प्रकाश डालिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। एंड आप जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, अगर आपको कहीं पे अनकंफर्टेबल होता है हिंदी में तो यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि इससे हम लोगों के सिर्फ एक ही प्रयास है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी जो नॉलेज है उससे हमको और बाकी विद्यार्थियों को और ज्योतिष सीखने वाले लोगों को उसका लाभ मिले। तो जहां आप हिंदी में कंफर्टेबल है इट्स ओके, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है तो वहां भी कंटिन्यू करिए। जैसा कि अभी या दोनों राजदीप ने, लैंग्वेज में बात करूंगी। जी दैट विल बी बेटर, दैट विल मतलब दिस इज जस्ट अ डिस्कशन। तो जितना इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए अच्छा रहेगा मैम। तो राजदीप ने थैंक अभी यू। जैमिनी ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो मेरा पहला तो सवाल यही था कि जैमिनी ज्योतिष सिस्टम क्या है। और राजदीप ने बताया, तो मेरे को थोड़ा सा ये जानना था मैम, जैमिनी ज्योतिष और पाराशर ज्योतिष में इसमें क्या कोई बेसिक डिफरेंस है, या इनको अलग अलग तरीके से माना जाता है, या क्या सिमिलैरिटीज है, या किस तरह से इनमें डिफरेंस है? थोड़ा इस पे बताएं प्लीज। या इससे पहले इसको डिफरेंसेस बताने से पहले मैं जरा जैमिनी के बारे में भी जरा सा बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर जैमिनी ज्योतिष के जो है ये सूत्र है, सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो जैमिनी सूत्रम, उसको उपदेश सूत्र बताया गया, उपदेश सूत्रम ही उसको बोलते हैं। जबकि यहाँ पर पराशर महर्षि और जैमिनी महर्षि दोनों ही समकालीन थे। तो उनके जो गुरु, जैसे कि हमारे जो गुरु जी कहते हैं, जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन के लिए, कौरवों के लिए भी थे गुरु और पांडवों के लिए भी थे। तो इन दोनों में मतलब कुछ स्पेशल विधियां दिया अर्जुन को। जैसे कि द्रोणाचार्य अर्जुन के लिए है, वैसे ही यहाँ पर पराशर और जैमिनी दोनों ही ज्योतिष का जो जितने भी बेसिक्स है वो सब सेम ही है। चाहो जैमिनी ज्योतिष, चाहो पराशरी, जो बेसिक्स है सब सेम है। पर जैमिनी महर्षि को कुछ एक्स्ट्रा ही दिया। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने दिया, तो वैसे ही इनको ये जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जबकि जो बेसिक्स है सब सेम ही है। ओनली थिंग इसका जो अप्रोच है, इसका देखने का जो जरिया है वो जरा सा अलग है। बट यहाँ पर जैसे कि पराशरा सिस्टम में जो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन हो, प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या वहाँ का जो राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सब मतलब वो भी रहेगा। प्लस जैमिनी के कुछ स्पेशल फीचर्स भी उसमें डलेगा। तो ये है उसका। अब यहाँ पर इस उपदेश सूत्र को नॉर्मली 936 सूत्र है इसमें। पहले बोल रहे थे बहुत ज्यादा सूत्र था, पर इन ड्यू कोर्स वो सब पूरा ही लुप्त हो गया, तो फिर इतना ही सूत्र जो मिला। तो उसके हिसाब से जो सूत्र है वो 4 चैप्टर्स में इसको मतलब डिवाइड किया हुआ है, 4 चैप्टर्स में पूरा। बट इसमें भी पहले 2 चैप्टर्स का ही पूरा कमेंट्री मिलेगा, बाकी 2 चैप्टर्स के लिए इतना ज्यादा कमेंट्री नहीं है। पर इसी को रख के फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें तो अभी हमें बीच के समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि आधा ही इसका पूरा मतलब कमेंट्री मिला, बाकी आधा के लिए करंट कमेंट्री है ही नहीं। तो इन दैट केस अभी को मतलब तैर तैर के मतलब इसको कुछ तो निकालना पड़ेगा।
तो वही जो प्रयास है अभी चल रहा है। एंड इसके अलावा जबकि मतलब ये जो ज्योतिष है इसको जैसे सूत्रों को भी करते हैं, ये जो सूत्र है वो भी इतना गूढ़ता उसमें दिया गया है। गूढ़ता ये है, ये कटपयादी सिस्टम में रखा हुआ है। कटपयादी आप लोग जानते होंगे, वो तो एक नंबरिंग सिस्टम है। नंबरिंग सिस्टम उसे सिंपली मैं समझा दूंगी। सादी नव टादी नव पादी पंच याद्यष्ट, ये है इसका सूत्र। अब यहाँ पर कादी नव माने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 आ जाता है। वैसे टा से लेके ता तक तो वो 9 आ जाता है। उसके य से लेके क्ष तक 8 नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर कोई भी वर्ड को लेके उसको ऐसे जैसे आपने कन्या दे दिया, कन्या दे दिया तो फिर कन्या को मतलब सीधा सीधा अगर मतलब निकालते हैं वो मतलब विर्गो राशि करके निकालेंगे, बट उसको इस सिस्टम में लेके जब करते हैं तो नंबर 11 बनता है। तो इन दैट केस नंबर 11 करके फिर वो तो अलग ही हो जाता है ना। 11 कन्या करके दे दिया तो फिर वो 11th हाउस भी इंडिकेट कर सकता है, 11th हाउस। तो इस तरह वहां पर कटपी आदि सिस्टम के यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर ये करते करते जब यहाँ पर जैसे कि पराशरी और जैमिनी के क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक होता है, सेम होता है, क्या मतलब भिन्न है, तो फिर वो अगर देखा जाए तो पराशरी सिस्टम में आपका पूरा नक्षत्र बेस है, ग्रहों के बेस पे है, एंड जितने जो दशाएं हैं वो सब पूरा आपका ग्रहों के बेस पे आ जाता है। वेरस यहाँ पर जैमिनी के सिस्टम में अगर अगर करते हैं तो वो नॉर्मली राशि बेस्ड है। तो आपका जैसे कि शुरुआत में अगर शुरू से अगर करें तो कारक से जैसे शुरू करते हैं तो पराशरी में पूरा स्थिर कारक है। स्थिर कारक इन द सेंस लग्न के लिए सूर्य हो गया, सेकंड हाउस के लिए आपका शुक्र हो गया, बुध हो गया, थर्ड हाउस के लिए मंगल हो गया, फोर्थ हाउस के लिए चंद्रमा हो गया, पंचम भाव के लिए गुरु हो गया, एंड सो ऑन। तो इसी को अगर जैमिनी के ओर से अगर करते हैं वहां पर हर कारक है, जो भी कोई कारक है सब कोई अपने कुंडली के बेसिस पे है। कुंडली में जो ग्रह आपका सबसे अधिक डिग्री को अगर डिग्री में है तो वो बन जाता आपका आत्मकारक। अगर इधर पराशर सिस्टम में अगर देखें हमेशा सूर्य ही आत्मकारक रहेगा, जब भी जहां भी जैसे जैसे हमेशा सूर्य ही आत्मकारक रहेगा। बट वहां पर वेरस जैविन में कोई भी प्लैनेट आत्मकारक बन सकता है क्योंकि वो डिग्री पे बेस्ड, जो प्लैनेट सबसे ज्यादा डिग्री में है तो वो बन जाता आत्मकारक। तो इस तरह वहां पर अब यहाँ पर पूरे हर एक प्लैनेट अलग कारक बन जाता है। तो फिर यहाँ पर जैमिनी में जब आते हैं तो आत्मकारक है, 7 कारक हुआ, 7 चर कारक है। तो आत्मकारक हुआ, अमात्य कारक हुआ, भ्रातृ कारक हुआ, मातृ कारक हुआ, देन पुत्र कारक, ज्ञाति कारक एंड दारा कारक, ये सब एक आत्मकारक से एक एक डिसेंडिंग डिग्री ऑर्डर पे ये सब 7 कारक आ जाते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं यहाँ पर 8 कारक है। 8 कारक कहते हैं तो 8 कारक नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पर जैसे ही 8 कारक का रहते पितृ कारक को एक ऐड किया हुआ है। तो इन दैट केस अगर पितृ कारक मातृ कारक के बाद पितृ कारक आता है तो पितृ कारक को अगर फिफ्थ प्लेस में रखते हैं तो पुत्र कारक छठे भाव में चला जाता है। तो पुत्र कारक का छठे भाव में चलने का कोई रीजन ही नहीं है। वैसे ही फिर आ जाएगा ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक स्पेशली आपका त्रिक हाउसेस के लिए रख गया तो वो 7th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। दारा कारक 8th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो सेंस नहीं बनता, उसका कोई कारण ही नहीं है। तो इसलिए जो पितृ कारक है, पितृ कारक को भ्रातृ कारक में सम्मिलित कर दिया। तो भ्रातृ कारक क्योंकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी में जो बड़े भैया हैं, बड़े भैया को फादर के ही दर्जा दिया गया है। तो इन दैट केस ये जो पितृ कारक है भ्रातृ कारक के साथ उसको मर्ज करके आपका पूरा 7 कारक बन जाता है। एंड कई बार इसमें जब 2 राहु केतु के लिए, राहु केतु फिर इसमें इंक्लूडेड है नहीं, बट जब 2 प्लैनेट एक ही डिग्री को प्राप्त करता है, डिग्री मिनट सेकेंड, तब जाके ये जो एस 8 प्लैनेट राहु आ जाता है। वो दोनों प्लैनेट एक ही कारक को इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये राहु अपने डिग्री के अनुसार ये जहां भी फिट होता है वैसे होता है। तो ये है कारकों के बारे में। अब यहाँ पर कारकों के बारे में और बताएं
तो ये आत्मकारक है, हमेशा लग्न को इंडिकेट करता है। लग्न जो जितने भी हैं, तो लग्न का जितने भी सिग्निफिकेशन है, कारकत्व हैं, तो लग्न के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में जो भी कोई जानना हो, तो वहाँ पर आत्मकारक से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आया, आत्मकारक को राजा भी माना गया है। तो एक अगर राजा हो तो उसके लिए एक अच्छा मंत्री भी होना चाहिए। मंत्री अगर नहीं है तो फिर राजा का कोई काम सही ढंग से नहीं चलता। तो इसीलिए यहाँ पर अमात्य कारक को शामिल किया है। अमात्य कारक, अमात्य माने मिनिस्टर है, मंत्री है। तो ये अमात्य कारक आत्मकारक के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पर अमात्य कारक अगर अच्छा नहीं है तो फिर आत्मकारक का कोई उद्धार नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अमात्य कारक को अगर देखते हैं, अमात्य कारक और आत्मकारक दोनों ही फ्रेंडली टर्म्स में अगर होते हैं तो उनका जीवन विदाउट एनी स्ट्रगल्स, विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम्स उनका अच्छा जाएगा। अब अमात्य कारक आत्मकारक के साथ फ्रेंडली होना चाहिए और उसका पोजीशनिंग भी सही होना चाहिए। इन दैट केस जितने भी लाइफ है आपका, किसी का भी जीवन है, बहुत ही सही ढंग से जाएगा। उसके आया भ्रातृकारक। भ्रातृकारक को थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। उसके जितने भी सिग्निफिकेशन है, थर्ड हाउस का, नाइन्थ हाउस का और 11th हाउस का, वो पूरा ही भ्रातृकारक से हम देख सकते हैं। भ्रातृकारक का रिलेशनशिप आत्मकारक से कैसा है, अमात्य कारक से कैसा है, ये बाद में जब प्रेडिक्टिव साइड में जब आता हो वो आ जाए। उसके अलावा मात्रकारक को फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन के लिए देखते हैं। प्लस एज एन एडिशन 8th हाउस का एक पार्शियली भी मात्रकारक का रोल रहता है। क्यों 8th हाउस? वहां पर पैतृक संपत्ति या वेहिकुलर एक्सीडेंट, इस तरह अगर कुछ आता हो तो वो 8th हाउस का रोल लेके ही मात्रकारक। देन पुत्र कारक हुआ। पुत्र कारक पंचम भाव का सिग्निफिकेशन और नवम भाव का सिग्निफिकेशन को लेके चलेगा। इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। जब भी कोई पुत्र कारक को देखना या पंचम भाव के बारे में या नवम भाव के बारे में देखना हो तो पुत्र कारक से देखना सही रहता है। देन ज्ञाति कारक त्रिक हाउसेस का JR द्वारा को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी 6th हाउस का सिग्निफिकेशन है, जितने भी 8th हाउस का सिग्निफिकेशन है एंड जितने भी 12th हाउस का सिग्निफिकेशन, उन सबको रिप्रेजेंट करके चलता है। इन भावों को अगर देखना हो तो ज्ञाति कारक को भी देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देन दारा कारक सप्तम भाव को सिग्निफिकेशन को लेके चलेगा। तो जितने भी सप्तम भाव के सिग्निफिकेशन पार्शियली 10th हाउस का भी सिग्निफिकेशन लेके चलेगा धारा कारक। ये हुआ आपका कारकों के बारे में। मैम इसके अलावा जैमिनी ज्योतिष में राजयोगों की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कैसे देखी जाती है? राजयोग कैसे बनते हैं या राजयोग की फॉर्मेशन और उसके फल कैसे मिलते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज। तो यहाँ भी पराशर और जैमिनी को जरा कंपेयर तो करना पड़ेगा। जब पराशरी सिस्टम में जितने भी राजयोग हैं वो लग्न से बनता है, चंद्रमा से बनता है या सूर्य से बनता है, या वैसे ही और विपरीत राजयोग है, नीचभंग राजयोग, वैसे कई योग उसमें बनता है। यहाँ पर जैमिनी सिस्टम में अगर लेते हैं तो सब चर कारकों से आपका जो योग है, राजयोग है वो बनता। राजयोग हो, धन योग हो, सभी कोई चर कारकों से ही बनता है। अब जैमिनी महर्षि इसमें एक एडिशन भी दे रखे हैं उन्होंने, तो पंचम भाव का, पंचमेश का भी लेके चलते हैं राजयोग में, वो शामिल होता है। पराशरी सिस्टम में पराशर महर्षि शुक्र और गुरु को सबसे फर्स्ट रेटेड बेनिफिक मान के चलते हैं। नवम भाव को लेके चलते हैं। वेरस जैमिनी महर्षि पंचमेश को एकदम ऊपर के दर्जा दिया है उसके लिए। एंड सबसे बेनिफिक प्लैनेट है गुरु और बुध को माना गया है इधर। अब यहाँ पर इसी कॉम्बिनेशन में जैसे कि आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक और पंचम भाव पंचमेश, ये सब राजयोग कारक बन जाते हैं। भ्रातृ कारक और मातृ कारक साधारण कारक बन जाते हैं, ऑर्डिनरी है। एंड ज्ञाति कारक है अरिष्ट कारक।
अब यहाँ पर मात्र कारक को भी टू सम एक्सटेंट हम राजयोग में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस को इंडिकेट करता है, तो फिर वो राजयोग में भी उसको शामिल कर सकते हैं। अब इसी के कॉम्बिनेशन में आपको कहीं राजयोग मिल जाता है। तो इसके अलावा जो राजयोग का कारक है वो 12th सेकेंड हाउस के साथ आ गया, या 11th हाउस के 11th प्लॉट के साथ आ गया। यहाँ पर पराशर और जैमिनी दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही जो धनयोग बनता है या राजयोग बनता है, इसमें आ जाता है। अब ये पंचम भाव को अगर स्पेसिफिकली कुछ एक्सप्लेन करें, तो पंचमेश जो है किसके नक्षत्र में है, ज्ञाति कारक के, या पंचमेश खुद ही ज्ञाति कारक बन जाए, तो उस विषय पे जो पंचम का जो अच्छा या कम हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञाति कारक बन गया। एंड वैसे अगर यही पंचमेश कोई आत्मा कारक बन गया, अमात्य कारक बन गया, तो उस केस में वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, मतलब डबल राजयोग बन गया। अब जहाँ कहीं भी इसका इन्फ्लुएंस रहता है, तो वहां पर बहुत ही अच्छा उस राशि दशा में, या वहां पर उससे दृष्ट राशि दशाओं में, या जहाँ कहीं भी बैठा हो, तो उसके अनुसार वो अच्छा फल देगा। ये है राजयोग के बारे। जब भी कोई दशाएं चलती है, इसी राजयोगों को वैसे नवांश में भी देखते हैं, दोनों कुंडली में देखते हैं, दोनों ही नवांश कुंडली में और अपना बर्थ चार्ट में भी जब देखते हैं, दोनों ही कुंडली में बहुत ज्यादा आपका मतलब राजयोग बन रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, विदाउट एनी स्ट्रगल वो अच्छा सा हो सकते हैं। तो इसी राजयोग को एक्सटेंड करके डिविजनल चार्ट से भी लगा के देख सकते हैं। मैम वेरी गुड, बहुत आपने बहुत थोड़े से टाइम में और कम शब्दों में बहुत अच्छे से बताया। मैम इसमें जैमिनी ज्योतिष में बहुत सारे लग्नों का यूज होता है, लाइक आरूढ़ लगन, कारकांश लगन और अलग लगन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। अगेन यहाँ भी पराशर और जैमिनी को कंपेयर करके ही बताऊंगी, क्योंकि वो पहले शुरुआत के क्वेश्चन में पूरा डिफरेंस उसको नहीं बताया। अब यहाँ पर उसको भी कंपेयर करके ही बताऊंगी। पराशर सिस्टम में लग्न हुआ, चंद्र लग्न हुआ, सूर्य लग्न हुआ, उसके बाद जो लग्नेश है जहां भी कहीं बैठा हो उसको भी लग्न मान करके चलते हैं। ये चंद्र लग्न सूर्य, इसको ट्राइपार्ट भी कहते हैं। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा जो भी कोई हम देखते हैं तो उसको इन तीनों के बिना कभी कोई प्रेडिक्शन तो निकलता ही नहीं। और यहाँ जैमिनी में अगर देखते हैं, दोनों कुंडली में लग्न तो सेम ही है, लग्न का तो लेना ही। तो इसके अलावा पद लग्न हुआ, वांश लग्न हुआ, आरूढ़ लग्न हुआ, उपपद लग्न हुआ, कई सारे ये सब चीजें हैं। जब यहाँ पर ये जितने हम पराशरी में इन तीनों लग्नों से लेके प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे ही जैमिनी में ये सब लग्नों पे लेके प्रेडिक्शन करते हैं, तो फिर बहुत सही निकलता है। मैम मेरी जिज्ञासा इतनी थी, और मेरे कलीग हैं तरुण जी, उनके पास कुछ सवाल है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो वो भी हमारे लिए सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। तरुण, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया है जैमिनी के बारे में कि हम इसको और अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। बहुत सारे मैम जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि कुछ दशा सिस्टम्स आते हैं, जैसे नारायण स्थिर दशा है, नवांश दशा है, नारायण शूल दशा है। तो इन दशाओं को कैसे यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, कुछ बेनिफिट अगर किसी को मिल जाए कि उसको पता चल जाए कब हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कब चीज कुछ होगी, तो उसके बारे में आप अगर कुछ बता पाए मैम प्लीज। तो यहाँ भी कुछ स्वांश लग्न को लेके ही चलूंगी। स्वांश लग्न नवांश में जब आत्मकारक जहां भी कहीं जिस राशि में भी बैठा हो, फिर वो स्वांश लग्न कहलाता है। उसी को अगर D1 के कुंडली में उसी को पोस्ट करते हैं, तो फिर वो वहां पर कारकांश लग्न बन जाता है। अब यहाँ पर ये दशा से क्या रिलेवेंस रखता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइक स्वांश लग्न को अगर देखते हैं, तो जितने भी प्रॉमिसेस हैं, जितने भी एक कुंडली का प्रॉमिस है, वो स्वांश लग्न से देखिएगा, वो बिल्कुल बढ़िया निकलता है उससे। क्योंकि पराशर में D1 चार्ट को प्रधानता देके उसके प्रॉमिसेस निकालते हैं, नवांश कुंडली को कंफर्मेशन के लिए रखते हैं। वेरस जैमिनी महर्षि नवांश कुंडली को प्रधानता देखते हैं, वहां पर स्वांश लग्न से प्रॉमिसेस देखते हैं, उसी प्रॉमिसेस को अपने जो जन्म जो राशि कुंडली है
तो उससे कंफर्म करते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इतने सारे लग्न भी आ गया, तो इतने सारे लग्न में आ गया, तो फिर हर एक लग्न के लिए अलग अलग महत्व होता है। एंड यहाँ पर जब स्वांश लग्न के से जैसे प्रॉमिस देखते हैं, तो वैसे ही पद लग्न, स्वांश लग्न से प्रॉमिस, कारकांश लग्न से प्रॉमिस देखते हैं, एंड पद लग्न से जब दशाओं में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा निकलता है उसका। दशाएं लगाते हैं पद लग्न से, देखिएगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगा, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी आ जाता है। फिर स्वांश लग्न और कारकांश लग्न से आपको ज्यादा प्रॉमिस। तो ये नहीं है कि उसमें दशा में नहीं लगाते, ऐसा भी नहीं है, दशा में लगाते हैं, बट एक्यूरेसी के रेट से अगर देखें तो फिर पद लग्न से ज्यादा निकलता है। अब अभी आपने वेरियस दशाओं के बारे में पूछा था, तो निरायन शूल दशा, चर दशा हुआ, स्थिर दशा हुआ, मंडूक दशा हुआ, नारायण दशा हुआ, तो ये वेराइटी है। तो ये तो 4-5 ही है। नॉर्मली जैमिनी महर्षि के अनुसार उनका कुल मिलाकर 44 दशा है उनके जैमिनी सिस्टम में। बट ये जो दशा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसलिए इसी से लेके चर दशा हर एक कुंडली में लग सकता है, ये कॉमन दशा, जैसे विंशोत्तरी दशा है वैसे ही चर दशा है, अच्छा सा ये हर एक कुंडली में लग जाएगा। एंड जब स्थिर दशा निकलती है, तो स्थिर दशा अरिष्ट के लिए आयु पता लगाने के लिए स्थिर दशा यूज करते हैं। तो स्थिर दशा में ये स्पेशलिटी है कि जैसे हम लोगों ने पैम मेथड से आयु निकाला है, तो उस आयु को मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, जैसे अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु, जैसे 3 खंड में उसे विभाजन किया। अब इधर स्थिर दशा में आप देखिएगा, फर्स्ट 4 दशा जैसे चार स्थिर स्वभाव ऐसे आ जाता है, 4-4 राशियों को लेके चलते हैं। 4 दशा के लिए 7 साल हो गया, स्थिर के लिए 8 साल हो गया और स्वभाव के लिए 9 साल हो गया। ऐसे करते करते चलते तो एक 3 खंड में आ जाता है आयु के लिए। तो स्पेशली वहां पर आयु के लिए बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से स्थिर दशा लगता है। जबकि ब्रह्मा से रुद्र, ब्रह्मा से महेश्वर, ये एक पड़ाव है। तो ब्रह्मा से रुद्र एक माइलस्टोन हो गया, ऐसे ब्रह्मा से महेश्वर एक फेल हो गया। तो इससे एक एक टाइम में जो दशा स्ट्राइक करता है ब्रह्मा से रुद्र में जितने भी हैं, तो जब रुद्र का क्रॉस करता है वो जो दशा, तब एक व्यक्ति के लाइफ में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे ही ब्रह्मा से महेश्वर, जब महेश्वर जिस राशि में है तो उसके जब राशि दशा आती है, तो वहां पे एक माइलस्टोन सा ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पर अल्पायु हुआ, मध्यायु हुआ, तो इस बीच में यहाँ पर अल्पायु का आ गया, उसी में आपका रुद्र आ गया या महेश्वर आ गया, तो वो जरा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली दशा में, अब वहां पर देखना है। अब वैसे ही ये रुद्र और महेश्वर दोनों ही ब्रह्मा के आसपास एकदम पीछे उसमें है या एक ही राशि है, तो इन दैट केस वहां पर ज्यादातर पूर्णायु को लेके चलते। अब इसके अलावा जब जैसे जो एक-एक माइलस्टोन की दशा जब चलती है, तो वहाँ गोचर का देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब महेश्वर की गोचर उस दशा से अष्टम में तो नहीं है, या छठे भाव में तो नहीं है, या द्वादश भाव में तो नहीं है, ऐसा अगर हो, तो उससे जो लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देख के चलना है। अदरवाइज़ ऑल्सो जो स्थिर दशा से बाकी इवेंट्स भी बहुत ही आराम से निकल जाता है, कहीं भी कुछ भी दशाएँ हैं। तो जब मैरिज की दशा जब चलती है, तो 4th हाउस की दशा डेफिनेटली चलेगी। मैरिज के लिए अगर लगाते हैं। एंड रुद्र की दशा, रुद्र से पंचम, ये आपका मतलब संतान के लिए, संतान के बारे में अगर जानना हो तो वो बहुत ही अच्छा-सा मतलब रिजल्ट देता है। उसके अलावा जब स्पिरिचुअल पार्ट अगर उसके लिए अगर ये दशा को यूज़ करते हैं, तो महेश्वर से यूज़ करिएगा, तो उससे ये स्पिरिचुअल वाला जितने भी समस्याएँ हैं या स्पिरिचुअल का एनलाइटनमेंट है, तो फिर वो सब महेश्वर से बहुत ही अच्छा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। तो दिस इज़ अबाउट स्थिर दशा। अब ये निरायन शूल दशा और बाकी नारायण दशा वगैरह अगर करते हैं, तो वो सब आपको जो टाइमिंग ऑफ डेथ के लिए बहुत ही अच्छा उसमें निकलता है। तो इसके अलावा पद्मनाथांश दशा है, पद्मनाथांश दशा
जो पदों को नवांश में पोस्ट करके वहां से दशाएं निकलती, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड ही दशाएं बनाया जैमिनी महर्षि ने। तो ये जो दशाएं डेफिनेटली सभी लोगों को अच्छा सा देख के लगाना चाहिए, लगा के देखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बताया मैम आपने, ये कितने यूजफुल तरीके से इसको एक आदमी प्रिवेंटिव यूज कर सकता है, प्रिकॉशंस रह सकता है। एक मैम और बता दो कि हम नॉर्मल चर दशा को जनरल इवेंट्स टाइमिंग करने के लिए, जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, जनरल टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, जैसे चरदशा नॉर्मली लग्न से ही देखते हैं, लग्न से ही शुरू होता है, लग्न से मतलब इधर डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में उसकी दशाएं चलती है। तो जब जब भी कोई भी दशा चल रही है, इसमें जैमिनी महर्षि पराशर महर्षि के जैसा ही कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स दिया सभी राशियों को। कोई भी राशि, तो जब भी कोई दशा लगाते हैं, चरदशा लगाते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी दशा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पहले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेष वाली दशा को लेते हैं, तो मेष दशा उसको कहते हैं नाइसी दशा, शोर शराबी। तो नाइस रेस्ड बाय चिल्ड्रन या नाइस रेस्ड बाय मेनी पीपल। So when the noise is, when the noise is coming out, so when any kind of a celebration is going on, then only children will make noise, isn't it? Then only people will come and speak, they sing, they do anything. So in that case, तो इस राशि दशा को नॉट ओनली नाइसी दशा बट द राशि दशा सेलिब्रेशन रख सकते हैं। इट्स अ कॉमन फैक्ट। जब भी ये दशा चलती है तो फिर उससे ये सब वी कैन एक्सपेक्ट इन अ फैमिली। एंड इट डिपेंड्स, ये जो राशि दशा है कौन से भाव में है। अगर ये त्रिक भाव में है तो उसमें हो सकता है कुछ मिसहैप से हो, उससे प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट्स हो, ये भी हो सकता है। तो ये इसका जनरल जो एट्रीब्यूट्स है उसको ये भी मान के चलना चाहिए कोई भी दशा अप्लाई करनी। अब इसके बाद में जब भी लग्न से या पद लग्न से या कारकांश लग्न से ये जो राशि दशा कहाँ पर है, जब ये लोग 3-4 लग्न यूज करके जब करते हैं तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी अच्छे में है या बुरे में है। तो इसमें अच्छे साइड में अगर ज्यादा हो जनरली जो दशा बहुत ही अच्छी जाएगी। इसके अलावा कोई भी राशि दशा से 11th हाउस देखिएगा। 11th हाउस में अगर कोई राजयोग बन रहा है, 11th हाउस में अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो तब भी ये जो भी दशा है बहुत अच्छी जाएगी। एंड दशा से आत्मकारक की स्थिति, क्योंकि जो भी कोई है सेल्फ से ही इंटरवोवन है। तो जब सेल्फ अगर सही नहीं है तो फिर दशा भी सही नहीं जाएगी। तो इन दैट केस आत्मकारक राशि दशा से कहाँ पर है, तो इससे भी काफी हद तक जो दशा है अच्छे चीजों को जो भी कोई हमारा प्रॉमिसेस है वो बता देगा राशि। मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। सही आया क्या? आ गया मैम, लैग हैज बीन सॉल्व्ड। हाँ जी मैम बताइए, आप बता रहे थे। और भी दशा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दशा जैसे पहले बताया कौन से भाव में बैठा है और जितने भी लग्न है उससे हम उसको बैलेंस तो कर ही लेंगे, कौन सा अच्छा ज्यादा है बुरा ज्यादा है। एंड देन प्लेसमेंट ऑफ आत्मकारक हुआ, आत्मकारक जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी बैठा हो तो उसके अनुसार जो दशा भी जाएगी। जैसे केंद्र त्रिकोण में आ गया या 3rd हाउस में आ गया, 11th हाउस में आ गया, तो फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से दशा जाएगी। जब आत्मकारक 3rd हाउस में जाता हो तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज लेके आता है, वो जो दशा एक्टिविटीज लेके आता है। एंड केंद्र त्रिकोण में चला जाए तो फिर आपके जितने भी एक्टिविटीज या जितने भी सपोर्ट सिस्टम मिलता है इन्हीं भावों से बहुत ही अच्छी तरीके से वो दशा को लेके चलेगा। ये हुआ। एंड देन बाकी जितने भी जो भी प्लैनेट्स है, जो भी कारक राशि दशा को इन्फ्लुएंस करता है तो उससे भी लेके चलेगा। जो भी कोई राशि दशा जो कारक है, कारक का इन्फ्लुएंस, तो जहाँ कोई भी प्लैनेट उसमें बैठा हो एंड आत्मकारक की स्थिति, देन 11th हाउस, ये चारों अगर देखते हैं तो एक दशा को बहुत ही अच्छी तरह से जज करते हैं।
मैम बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने, इसका ना प्रैक्टिकल यूज हम और अच्छी तरीके से कर पाएंगे साथ में करके। एक मैं जानना चाहता था मैम कारकांश के बारे में, कारकास के बारे में, इनकी यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनसे प्रॉमिस कैसे डिटरमिन आता है? जैसे इसमें मैं स्वांश लग्न और कारकांश लग्न दोनों को लेके चलूंगी। नवांश में जैसे स्वांश लग्न हुआ, तो स्वांश लग्न जो भी लग्न है, ये इसका जो यूज है, ये किसी व्यक्ति के अंदर जो फोबिया होता है, व्यक्ति के अंदर एक फोबिया हो जाता है, और अंदर से अंदर के डर है या अंदर के जो भी कोई समस्याएं हैं, वो सभी इंडिकेट करके जाएगा कोई भी स्वांश लग्न जिनका आत्मकारक किसी भी नवांश में अगर बैठा हो। तो ये एक व्यक्ति के अंदर के और क्या चल रहा है, ये इसका अच्छी तरह से वो निकल के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आत्मकारक सिंह नवांश में आ गया। जब सिंह सिंह नवांश में आ जाता हो, तो उससे एक व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक जागृत हो जाता है। अकेला रहना पसंद करेंगे, एंड उन लोगों को एक ये भी रहेगा, कहीं भी कोई क्राउड में जाए, वो तो स्टेज फियर रहता है। स्टेज फियर में जरा मतलब उनसे बाहर आना जरा मुश्किल रहता है। तो एक स्पेसिफिक वे में जयमई महेश ने ये भी दिया है, तो कुत्तों से डर लगा रहता है, कुत्तों से डर लगा रहता है, तो ये स्पेशलिटी है, ये इसमें कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे। तो ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी, तो वैसे ही कारकांश लग्न का अलग अलग नवांश है, तो उस अनुसार किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको मैनेज करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये हुआ। उसके अलावा जो प्राविसेस, कांश लग्न से सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ, तो वहां से कुछ प्रोफेशन निकाल लेते हैं, क्या प्रोफेशनल बन सकता है। तो या वहां से पंचम भाव में जो भी कोई प्लैनेट बैठा होता है, तो उसके अनुसार उसका एजुकेशन क्या है, तो ये निकाल सकते हैं। देन फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है, तो फिर उसके टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनेगा नहीं बनेगा, या प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, तो ये सब वहीं से निकला जाएगा। तो वैसे ही एक एक बात। एंड स्वांश लगने से जब 12th हाउस को जब जाते हैं, तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी के और बिल्कुल निकल जाता है। तो वे वहां पर डीटी कौन सा पसंद है, मतलब इष्ट देवता से मतलब क्या कैसा मतलब व्यवहार रहेगा, क्या करेंगे, ये सब हो जाएगा। 5 लग से 12th हाउस के जो भी प्लैनेट बैठा होगा या उसके लार्ड को लेके वहां पर। तो स्वांश लग्न से 10th हाउस एंड 11th हाउस अगर देखते हैं, यहाँ भी प्रोफेशन के बारे में भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा उनके कर्मों के बारे में, जो नॉट द प्रोफेशनल साइड, बट उनके अपने कर्मों के बारे में भी यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। तो 6th हाउस को लेके चलते हैं, वहां पर कितने भी ऋण है या ऋणानुबंधन जो भी है, तो वहां से निकला जाता है। तो ये स्वांश लग्न के यूज है। तो उसी जो प्रॉमिस जो भी कुछ देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल स्वांश लग्न से 4th हाउस में मान लीजिएगा वृश्चिक राशि बैठा हुआ है, तो वहां पर मातृ कारक है फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को अगर करते हैं, तो हमेशा ये जो प्रॉपर्टी है ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा, क्योंकि वो जो वृश्चिक राशि एकदम प्रवेश इसको इंडिकेट करता है, छुपा हुआ जगह को करता है। तो दैट है, जो भी प्रॉपर्टी है ग्राउंड लेवल से नीचे मिलेगा। तो उस प्रॉमिस को यहाँ पर D1 में भी लेके जब चलते हैं, तो ये दोनों ही अगर सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो प्रॉपर्टी वैसे ही बने। तो वहां पर कुछ डिफरेंसेस है। तो इससे और भी इंटरेस्टिंग चीजें अगर देखा जाए, तो शेप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कैसा शेप। तो ये जितने भी शेप्स है, प्लानिटरी शेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। वो परशुराम तो फिर अच्छा सा दे दिया उन्होंने, जितने भी प्लैनेट्स के। अगर सन हो तो राउंड शेप है, तो या मून हो तो फिर कुछ षटकोण जैसा आ जाता है, या बुध हो तो ट्रायंगल आ जाता है। तो इस तरह अगर करते हैं, तो नॉट ओनली द साइज ऑफ द प्लॉट और नॉट ओनली द फ्लैग, बट जो डेकोरेशन होता है, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसके अलावा कलर्स, जो प्लानिटरी कलर्स है उस पे ज्यादा रहेगा। जो प्लैनेट आपका मातृकारक बन जाता है, या मतलब उसके एट्रीब्यूट्स को लेके चलता है, तो फिर यहाँ पर कलर, शेप एंड प्लेस
ये सब आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें एक लगा के देखते हैं तो फिर आपको ही बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैम बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने। दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा एक अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है, एंड इससे बहुत एक अच्छा हम चीजों को जान सकते हैं। वी कैन नो हाउ थिंग्स आर, बहुत डिटेल्ड अपने आप में ये चीज बताती है। मैम एक और चीज जैसे कारकांक्षा लगना होता है, उसके बारे में एक बार बताइए। कारकांक्षा से हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, उनसे क्या क्या हम पॉइंट्स प्रॉमिस के लिए, इवेंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए, कुछ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, उसको कैसे यूज कर सकते हैं कारकांक्षा को? क्या कारकांक्ष लगना राशि चार्ट में यूज करते हैं। तो एजुकेशन के बारे में प्रॉमिस क्या करता है, पंचम भाव उस वहां से क्या है, एंड वहां से स्पिरिचुअलिटी कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र ले सकते हैं, कौन सा मंत्र मिलेगा। तो वैसे ही कारकांक्ष लगने से तृतीय भाव में जो उपदेश मिलता है, उपदेश को तृतीय भाव से लेते हैं। तो उपदेश कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे जो पंचम भाव के जो वर्शिप है, क्या वो थर्ड से कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं। कारकांक्ष लगने से फिर प्रोफेशन के बारे में भी जाना जा सकता है, कौन सा आर्ट में जो हॉबीज है वो निकल सकता है। तो ये सब प्रॉमिसेस आ जाता है। जब ये प्रॉमिसेस वंस निकल जाता है स्वांश लगने से या कारकांक्ष लगने से, देन उसको दशा में अप्लाई करके देखते हैं। दशा में मतलब कैसे टाइमिंग करते हैं, क्या हो जाता है। जब भ्रातृकारक है, भ्रातृकारक सिबलिंग्स के लिए लेते हैं। जब सिबलिंग्स के लिए लेते हैं तो फिर कौन सी दशा चलती है। जब यहाँ पर जो भी कोई कारक है उसका अगेन थ्री स्टेजेस होता है, एक चाइल्डहुड का स्टेज और एक मिडिल एज का एंड देन एडवांस स्टेज का। जब एक एक कारक को अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं तो उसमें आपका अलग अलग प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं। रात्रि का हेलो हेलो हाँ जी मैम, इट्स ओके ना, हो गया ठीक। कहीं लैग हो रहा ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया मैम। थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं इसको, या थोड़ा और कारकांक्षा के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसकी चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई। थोड़ा सा और बता दीजिए कारकांक्षा को हम एक्चुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं? है। ये कारकांक्ष लग्न दशाओं के लिए जैसे मैंने कहा प्रॉमिसेस देखते हैं, इससे अच्छा सा कोई भी पर यहाँ पर एक बात तो याद रखना पड़ेगा, स्वांश लग्न और कारकांक्ष लग्न एक जैसा लेके ही चलना पड़ेगा। तो जब एक से एक जैसे देख के बैलेंस करके जब चलते हैं तो उससे प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा सा निकलता है। ऐसे जब कारकांक्ष लग्न से जो भी दशा चल रही है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइमिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइमिंग में मैंने जैसे कहा कोई भी कारक हो, सातों कारक में चाइल्डहुड में एक माइलस्टोन है, एंड देन इन द मिडल ऑफ द लाइफ नो दैट इज वन स्टेज, एंड एडवांस स्टेज में एक और माइलस्टोन आ जाता है। ठीक, हर कारक का अलग अलग बिहेवियर होगा। जब फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा होता है तो भी उसके अगर सिबलिंग्स के लिए करते भ्रातृकारक को यूज करते हैं तो वहां पर भ्रातृकारक और थर्ड उसकी दशा तो चलेगी ही चलेगी। भ्रातृकारक का जो भी दशा चल रही है, कारकांक्ष लग्न से या थर्ड हाउस से होगा, या पद लग्न से थर्ड हाउस से होगा, या लग्न से ही थर्ड हाउस का दशा जब होगा, एंड उसमें भ्रातृकारक के इन्फ्लुएंस या भ्रातृकारक से थर्ड हाउस की राशि दशा, ये सब जब चलेगा तो फिर हमें एक बच्चा अगर हो तो फिर उसके लिए हम ये कह सकते हैं इसके लिए सिबलिंग आने वाला है। एंड इसके साथ साथ ट्रांसिट को भी लगा के मान के ही चल सकते हैं। ट्रांसिट में भी भ्रातृकारक जब किसी भी राशि दशा में ट्रांसिट कर रहा हो, या किसी भी राशि दशा से थर्ड हाउस में ट्रांसिट कर रहा हो, वो भी एक सिबलिंग के बर्थ के लिए वो इंडिकेट करके जाएगा। तो दिस इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इसी भ्रातृकारक को और थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाते हैं। तो दैट शोज हॉबीज, जैसे हॉबीज हुआ, एक्टिविटीज हुआ, स्पोर्ट एक्टिविटीज जो भी कोई है, एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड ट्रैवलिंग, तो ये सब आ जाएगा उसमें। तो जो भी शॉर्ट राइटिंग होता है तो वो सब, so at that time the person will be very active in writing these things, or into hobbies. So this is about your middle stage, and when it gets into the advanced level, so in that case उसमें आ जाएगा
यात्राएं, तीर्थ यात्राएं हो गया, या रिलीजियस इंक्लिनेशन हो गया, या कहीं से कोई मंत्र उपदेश लेके उसको प्रैक्टिस करने का, ये सब टाइमिंग उस टाइम में आ जाए। तो दिस इज अबाउट भ्रातृकारक। तो वैसे ही मातृकारक को अगर लेते चलते हैं, तो मातृकारक प्रॉपर्टी दिलाने वाला, प्रॉपर्टी जो भी कोई दशा चल रही है उस मातृकारक का इन्फ्लुएंस आ गया, या राशि दशा से फोर्थ हाउस की राशि दशा चल रही है, या लग्न से फोर्थ हाउस की चल रही है, तो वहां सब एक प्रॉपर्टी के ओर से एक आशा तो रख सकते हैं। एंड एक और स्पेशलिटी है जैमिनी महर्षि के अनुसार, कोई भी कारक हो, किसी भी कारक की दशा चल रही हो, या किसी भी राशि दशा में कोई भी कारक बैठा हो, तो उस कारक से रिलेटेड जो जीव जीव होता, तो उसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी राशि दशा में आत्म कारक अगर है, तो अपने खुद का ही हेल्थ पे जरा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्टिविटीज भी बढ़ेगा, या हो सकता है अपने एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली टायर्डनेस ज्यादा हो जाए, या टायर्ड थक जाए, ये भी हो सकता है। बट स्टिल आत्म कारक किसी भी राशि दशा में अगर हो, तो फिर उसके हेल्थ के लिए जरा ध्यान रखना। अब यहाँ पर अमात्य कारक की बात आती है, तो अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी राशि दशा में अमात्य कारक अगर बैठा हो, तो हम यही कहेंगे अच्छा इसका प्रमोशन होने वाला है, इसका बड़ा अच्छा काम मिलने वाला है, जॉब लगने वाला है, इसे बोलेंगे। बट यहाँ पर कोई एस्टेब्लिश्ड है, कोई अपने प्रोफेशन में, जब उसके अमात्य कारक की दशा चल रही है, तो बोलेंगे चलो प्रमोशन मिले, बट प्रमोशन एट द कास्ट ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज है, कई कुंडली में ये भी लगा के देखा, अमात्य कारक तो अगेन जो इमीडिएट बॉस हो गया या हायर अथॉरिटीज हो गए, तो उससे क्या जो अमात्य कारक है उस हायर अथॉरिटीज के प्रॉब्लम की वजह से इनको कुछ मिल रहा है, या उनके साथ उनको भी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये भी वहां पर लगा के देख सकते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वहां पर वो रिवील होके आता है, यहाँ इस टाइम में मेरे बास का तो ये प्रॉब्लम हुआ, या मेरे बास के हेल्थ में प्रॉब्लम हुई, या उनको कोई XYZ प्रॉब्लम हुआ, तो ये आ जाता है। तो दिस इज अबाउट अमात्य कारक, क्योंकि अमात्य कारक के लिए कहीं दिया ही नहीं, बाकी सबने कोई उससे जीव पार्ट दिया ही नहीं। अब जीव पार्ट को लेके चलते यही है। अब वैसे भी अमात्य कारक की जब दशा चल रही है, तो उसमें प्रोफेशनल डिस्कस भी होता है, तो ये भी मान के चलना, हमें खाली प्रोफेशनल या इतना कलर्स ही दिखता ऐसा नहीं, तो उसमें प्रोफेशनल फ्रंट में जरा प्रॉब्लम्स को लेके भी चलेगा वो। तो ये है, दिस इज अबाउट अमात्य कारक। अब अगेन बाकी सब जितने भी कारक हैं, मातृ कारक हुआ, तो इन दैट केस मदर के लिए जरा केयरफुल होना पड़ेगा, भ्रातृ कारक में फादर के लिए या सिबलिंग्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ये देख के चलना। पुत्र कारक अगर हो, पुत्र कारक तो राजीव कारक है, राजीव कारक जरूर है, बट हाउ अबाउट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को भी तो लेके चलेगा, वो जीव पार्ट आ गया ना, तो जहां जीव पार्ट आता तो वहां पर जरा केयरफुल होना पड़ेगा। अब ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक के बारे में भी अगेन इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव जो भी हमारे साथ बहुत ही मतलब रियर एंड डियर होते हैं, तो उनके हेल्थ के लिए जरा ध्यान रखना चाहिए। ज्ञाति कारक खुद के लिए भी है, खुद के लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम लेके आता है, बट रिलेटिव्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में है, तो उनके लिए भी जरा देखने वाली वॉचफुल दशाई यहाँ ज्ञाति कारक बैठा हो। अब दारा कारक की बारी, दारा कारक स्पाउस का हो गया, तो दारा कारक अगर किसी राशि दशा में है या किसी राशि दशा को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो वहां पर मैरिज के बाद अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो स्पाउस के हेल्थ पे भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। तो हेल्थ में या होता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ये आ गया। एंड देन इन द एडवांस एज अगर दारा कारक जब इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तो वहां पर इवन इट मे इंडिकेट डेथ पर्सन, क्योंकि वो मारक का काम भी करेगा। तो यही जो मारक का काम हर एक एरिया में ये आ जाता है, हर एक एरिया में कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इन दैट केस वहां पर दारा कारक के जब सिग्नेचर आ जाता हो, तो कुछ प्रॉब्लम है वहां पर, इट बी प्रॉपर्टी, इट बी योर चिल्ड्रन, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दशा। मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया इसको। एक और चीज है पदाज,
कौन से टाइप के पदार्थ होते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉमिस के लिए, इंपॉर्टेंट पदार्थ कौन से हैं, उनके बारे में एक बार बता दीजिए मैम। पराशर सिस्टम में खाली आरूढ़ लग्न को लेके चलते हैं, लग्न के जो पदारूढ़ बनते हैं सिर्फ उसी से लेके चलते हैं। बट वेरस यहाँ पर जैमिनी महर्षि ने हर एक भाव का पद निकाल दिया, क्योंकि ये जो भी जितने भी पद हैं, जितने भी हाउसेस का पद है, ये एक अल्टरनेट हाउसेस की तरह ये काम करता है, जो भी पद है। तो सपोज सेकंड पद है, सेकंड पद कहीं 10th हाउस में हो रहा हो, तो फिर जब भी उसकी राशि दशा चल रही है तो दैट राशि दशा विल एक्ट अपॉन द सेकंड हाउस, तो उसके बिहाफ भी काम करेगा ये। अब ये जो जितने भी पद है यहाँ पर अगेन लग्न से या कारकान से, तो ये जो पद है कहाँ पर फाल होता है, जैसे अगर 6, 8, 12 में कोई भी पद आ जाता है तो उस पद से रिलेट पद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल उपपद है, उपपद लग्न से अष्टम में आ गया या कारकांश लग्न से अष्टम में आ गया या 6, 8, 12 में आ गया, तो इन दैट केस मैरिटल लाइफ से जरा प्रॉब्लम लेके आता है। तो यहाँ भी जो प्लेसमेंट ऑफ पदार्थ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लग्न से कहाँ पर है या बाकी लग्नों से कहाँ पर है ये देखना जरूरी। अब एवरी पदा विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस। सपोज किसी के 12th राशि की दशा चल रही है एंड वहां पर मान लीजिएगा आपका 6th पद है, 6th पद बैठा हुआ है, तो 12th तो उसकी राशि दशा 5th पद बैठा हुआ है, तो वहां पर कहीं भी चिल्ड्रन का कोई लेना देना तो है नहीं, बट स्टिल वहां पर 5th पद होने के उससे तो उस राशि दशा में संतान हो सकता है, क्योंकि दैट राशि दशा इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द 5th हाउस। तो ये आ गया। एंड एट टाइम्स हमने ये भी देखा होगा किसी भाव में बहुत सारे पद आ जाते हैं, 3, 4, 5 पद आ जाते हैं, तो वो जो राशि दशा है बहुत ही पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वो राशि दशा इतने भावों को, इतने एवेन्यूज को ओपन अप कर देगा कि वो जो व्यक्ति है उसका पता नहीं क्या करे, कैसे करे, किस तरह उसका स्टेज आ जाएगा, तो इतना सारा एवेन्यूज ओपन अप हो जाता है। तो जो जिस राशि दशा में बहुत सारे पद है, तो वहां पर वो जो राशि दशा भी बहुत ही इवेंटफुल होगा, कलरफुल होगा। अब जिस राशि दशा में कोई भी पद नहीं है, कोई भी कारक नहीं है, तो फिर वो राशि दशा भी एकदम नॉर्मल रहेगी। तो ये है। अब पदों का जो और भी एक स्पेशलिटी है, जो भी कोई पद है उसको लग्न मान करके वो जो हाउस है उसके बारे में सब बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th पद है, 10th पद से 10th हाउस जाइए, 10th हाउस में वहां पर क्या प्लैनेट बैठा हुआ है या कौन सा प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस आ रही है, तो वहां से भी टू सम एक्सटेंट जो नेचर ऑफ प्रोफेशन है वहां से भी पकड़ सकते हैं। एंड मोर ओवर एक्विजिशन ऑफ जॉब हुआ या एक्विजिशन ऑफ एनी बिजनेस और एनी काइंड ऑफ गुड थिंग, गुड थिंग और अवार्ड जो भी है, जो भी आता है, तो वहां पर 10th पद से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये पदों का भी ये बड़ा अच्छा एक अच्छा रिजल्ट सोचने भी निकल आता है। लाइक अभी जैसे लगेगा कि वहां से कोई क्रीम निकल रहा है, बाकी सब कारक से देखते ही देखते हैं, बट ये जो पद को भी उसके साथ साथ जब लगाते हैं तो फिर वहां पर लगता है कि कुछ क्रीम निकल आ रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा, मतलब अभी रिसर्च में तो हो ही रहा है ये सब, अब और भी आगे बढ़ेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा। मैम आपने कितनी अच्छी तरीके से बताया इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, इतनी एडवांस नॉलेज को, इतनी डीप नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच मैम। अब राजदीप जी कुछ कहना चाहेंगे एक बारी? मैडम, आज के सेशन के बाद एक चीज तो हमें बहुत क्लियर हो गई है कि हम केवल एक सिद्धांत या एक पद्धति से ज्योतिषीय गणना ना करते हुए जैमिनी ज्योतिष से भी अपनी भविष्यवाणी में सटीकता ला सकते हैं। आपने जो इतने कम शब्दों में इतनी सारे ज्ञान और इतनी सारी नॉलेज जो और बारीकियां जैमिनी सूत्रम की हमें दे दी, ये हमारे लिए और हमारे सभी देखने वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके वैल्यूएबल समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार मैम। Namaste. Thank you so much. I also appreciate the opportunity given to me, and I hope you all have enjoyed it. थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you, मच। thank you.